हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन ऑन एडू फ्यूचर। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा टॉपिक, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। और एटम ऑफ एंड मॉलिक्यूल्स के टॉपिक में मैंने आपको इसके पीछे बताया है, एटम के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा था मैंने बताया आपको। और अब हमारे सामने जो टॉपिक होगा वो होगा एटॉमिक मास। अब देखिए, ये एटॉमिक मास क्या चीज़ है। आपको याद होगा कि जॉन डाल्टन है ना, डाल्टन ने एटम का कॉन्सेप्ट दिया था। साथ ही साथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी आपको याद होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी आपको याद होगा। इवन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी आपको याद होगा। लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन भी याद होगा। ये सारे के सारे लॉ जो थे ना, वो किस पर बेस्ड थे? ये सारे के सारे लॉ जो थे वो कहीं ना कहीं मास को फॉलो कर रहे थे। ये सब जो थे ना, वो कहीं ना कहीं क्या फॉलो कर रहे थे? मास को फॉलो कर रहे थे। तो जब ये सारे के सारे मास को फॉलो कर रहे थे तो हम लोग के लिए ये जानना बड़ा ज़रूरी हो गया है कि आखिर ये मास है क्या। हम लोग जो मास बात कर रहे हैं वो एटॉमिक मास क्या होता है। अब देखिए, एटॉमिक मास जो होता है उसमें आप एटम का मास निकालना, एटम का जो एब्सोल्यूट मास होता है, एटम का एब्सोल्यूट मास को आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एटम काफ़ी छोटा होता है। ऐसा कोई तराजू बना ही नहीं कि जिसके आप एटम के मास को डिटरमाइन कर दो। तो एब्सोल्यूट मास तो हम नहीं निकाल सकते, लेकिन हम लोग इसका क्या निकाल सकते हैं? हम लोग इसका रिलेटिव मास निकाल सकते हैं। अब ये रिलेटिव मास क्या चीज़ है? देखो, रिलेटिव मास कहने का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू। क्या मतलब होता है इसका? विथ रिस्पेक्ट टू। अगर हमको एटम का मास निकालना है तो हम एटम का मास एटम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, है ना। तो ये ज़्यादा अच्छा तरीका है, और ये सबसे ज़्यादा अच्छा साइंटिफिक तरीका भी इसी को कहते हैं हम लोग। अगर आपको किसी चीज़ का मास निकालना है तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि उसी में से किसी एक चीज़ को आप स्टैंडर्ड मान लो और उसके रिस्पेक्ट में दूसरे का मास निकालो। तो यहाँ भी ये वही बात है कि ये मास कैसा मास होता है? तो ये मास रिलेटिव मास होता है। हम लोग एटम का जो मास निकालते हैं ना, वो रिलेटिव मास निकालते हैं। अब ये रिलेटिव मास किसके रिस्पेक्ट में होता है? तो इसकी कुछ कुछ विशेष बातें हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल पहले आप देख रहे होंगे, यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखा हुआ है। इट इज़ द रिलेटिव मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के एक एटम का रिलेटिव मास है, किसके रिस्पेक्ट में है? विथ रिस्पेक्ट टू 1/12 मास ऑफ C12 एटम। कार्बन 12 होता है, ये आइसोटॉपिक फॉर्म है कार्बन का, कार्बन 12। तो कार्बन 12 का जो एक एटम होता है ना, उसके एक एटम के 1/12वें भाग के रिस्पेक्ट में जो किसी एटम का मास होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास। और शुरुआती दौर में इनिशियली जो था ना, इनिशियली इस रिलेटिव मास को या इस एटॉमिक मास को बोला जाता था एटॉमिक मास यूनिट। इसको AMU से रिप्रेजेंट किया जाता था। ये पहले की बात है, पहले किया जाता था ऐसा। लेकिन बाद में फिर आपको याद होगा, मैंने एक चीज़ बताया था, IUPAC। तो IUPAC के द्वारा इसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया और इस एटॉमिक मास यूनिट को बोला गया यूनिफाइड मास। इसको यूनिफाइड मास नाम दे दिया गया, और जिसको स्मॉल यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर C12 का ही क्या कॉन्सेप्ट था, आखिर C12 ही क्यों लाया गया था। एक्चुअली में शुरू में ये ऑक्सीजन के टर्म में बताया गया था, इनिशियली ये ऑक्सीजन के टर्म में बताया गया था, लेकिन बाद में इसको C12 के रूप में बताया गया। तो अगर हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से देखते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से अगर आप इस चीज़ को देखिएगा ना, तो आपको देखिए क्या पता चलेगा। आपको ये पता चलेगा कि जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्मेशन में कार्बन का क्या होता है? मास 12, और ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। तो अगर इसका रिस्पेक्ट निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 3:4। अब ये 3:4 कहने का मतलब क्या होता है कि कार्बन जो है
कार्बन कंबाइन विद ऑक्सीजन। कार्बन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है। कार्बन कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ, कैसे कंबाइन करता है, तो 4/3 टाइम्स इट्स मास, अपने मास का लगभग 4/3 भाग से कंबाइन करता है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, है ना। तो ये जो कम्बिनेशन है ना, इसी कम्बिनेशन के रिस्पेक्ट में हम लोग, ये लॉ ऑफ कम्बिनेशन ऑफ मास के रिस्पेक्ट में हम लोग रिलेटिव मास को यहाँ डिटरमाइन कर रहे हैं। इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे आपके देखिएगा बुक में भी, बुक को फॉलो करिएगा आप, तो बुक में आप देखोगे क्या कि वाटरमेलन का एक कॉन्सेप्ट दिया गया है। जैसे मान लो ये वाटरमेलन है, अब ये वाटरमेलन के रेस्पेक्ट में हम लोग दूसरे फल का मान लो मास निकालना चाहते हैं। मान लो ये कोई दूसरा फल है, इसको मान लीजिए हम कोई दूसरा फल ले लेते हैं, मान लो इसको हम ले लेते हैं क्या, तो मैंगो ले लेते हैं। अब वाटरमेलन के रेस्पेक्ट में हमको, वाटरमेलन के रेस्पेक्ट में हमको मैंगो का मास निकालना है। कैसे निकलेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इस वाटरमेलन को कितने पार्ट में बांट देंगे, 12 पार्ट में। अब देखिए ये 12 पार्ट जो वाटरमेलन का बट गया ना, तो इसका जो एक पार्ट वाटरमेलन का है उसके रेस्पेक्ट में ये जो फ्रूट है ना, इसका मास क्या है। जब हम इस चीज़ को मापते हैं ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कि इस, अगर हम लोग यहाँ पे जैसे एटॉमिक मास यूनिट बोले ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रूट मास यूनिट, क्योंकि हम फ्रूट के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। उसी तरह से ये होता है, इसको आप देखिएगा एनसीईआरटी में FMU करके दिखाया गया है। तो जैसे ये है फ्रूट मास यूनिट, वैसे कि ये क्या है, एटॉमिक मास यूनिट है। तो इस तरह से एटॉमिक मास यूनिट को डिटरमाइन किया गया है। और एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो हमेशा किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, कार्बन 12 के 1/12 मास के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब इस मास को यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दे दिया है, जैसे हाइड्रोजन है तो इसका मास क्या है, 1 है, ऑक्सीजन है तो इसका मास 16 है, नाइट्रोजन है तो 14 है, कार्बन है तो 12 है, सोडियम है तो क्या है 23, Mg है तो 24 है, सल्फर है तो 32 है, क्लोरीन है तो 35.5 है, कैल्शियम है तो 40 है। इस तरह से अलग अलग मास ये बताया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एटॉमिक मास क्या होता है और एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। साथ ही साथ इसी में आप एक टर्म देखिएगा, ग्राम एटॉमिक मास भी आता है। क्या आता है, ग्राम एटॉमिक मास। ये ग्राम एटॉमिक मास बड़ा आसान टर्म है, कुछ बहुत ज़्यादा टफ टर्म है नहीं। ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है कि जब आप एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हो, when atomic mass represented in the फॉर्म ऑफ क्या, ग्राम। जब आप इसको ग्राम में रिप्रेजेंट करते हो ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ग्राम एटॉमिक मास। जैसे मान लीजिए अगर हम हाइड्रोजन है तो इसको क्या बोलेंगे, 1 ग्राम, ऑक्सीजन है तो 16 ग्राम, 14 ग्राम, 12 ग्राम। इस तरह से जब रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो इसी को हम लोग बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास। तो इस तरह से आपने समझ लिया होगा कि एटॉमिक मास क्या होता है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में। अब देखिए ये मॉलिक्यूल्स क्या चीज़ होता है। तो क्या लिखा हुआ है, ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम केमिकली बाउंडेड, है ना। जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम केमिकली बाउंडेड होता है ना, तो उसको हम लोग मॉलिक्यूल्स के रूप में लेते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल को डिफाइन आप ऐसे भी कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द कंपाउंड विच कॉमनली एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, है ना, जो फ्रीली एग्जिस्ट करता है। यहाँ फ्री स्टेट लिखने की जरूरत नहीं है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द कंपाउंड विच कॉमनली फ्री एग्जिस्ट, है ना, जो फ्रीली एग्जिस्ट करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब मॉलिक्यूल में आप देख रहे होगे यहाँ पे 2 टाइप का मॉलिक्यूल मैंने बताया है, एक है आइसो एटॉमिक मॉलिक्यूल और एक है हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये आइसो मतलब क्या होता है, सेम। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, मतलब ऐसा एटॉमिक मॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सारे के सारे एटम सेम हो। अब जैसे देखो
यहाँ लिखा हुआ भी सिमिलर एटम, जैसे ऑक्सीजन है तो क्या है, 2 एटम ऑक्सीजन के मिलने से बना है। नाइट्रोजन है तो 2 एटम नाइट्रोजन के मिलने से बना है। O3 है, ओजोन है तो 3 एटम ऑक्सीजन के मिलने से बना है। क्लोरीन है तो 2 एटम क्लोरीन। ये सब क्या है, आइसो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। जबकि यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं बात कर रहा हूँ किसका, वाटर का, H2O, तो H2O में क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन का एटम है और एक क्या है, ऑक्सीजन का एटम है। यहाँ पे NH3 अमोनिया, क्या है ये, एक अमोनिया है और 3 हाइड्रोजन एटम है। उसी तरह से H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, तो 2 हाइड्रोजन है, एक सल्फर है और ऑक्सीजन कितना है, 4 ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड में देखते हैं तो ऑक्सीजन कितना है, 2 और कार्बन कितना है, एक। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में देखते हैं, नाइट्रोजन 1 है और ऑक्सीजन कितना है, 2। तो ये अलग अलग नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो मॉलिक्यूल्स में बने हुए होते हैं। और ये ध्यान रखना है कि ये केमिकली एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए, क्योंकि मॉलिक्यूल जो होता है वो केमिकल कम्बिनेशन की वजह से होता है। अब साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज़ आप देख रहे होगे, यहाँ पे मैंने बताया है एटॉमिसिटी के बारे में। एटॉमिसिटी क्या होता है, द नंबर ऑफ एटम कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल कॉल्ड एटॉमिसिटी। जितने नंबर ऑफ एटम किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर पाए जाते हैं उसी को हम लोग कहते हैं क्या, एटॉमिसिटी। अब यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो एटॉमिसिटी का अगर मैं डाटा निकालूँ, क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा, 2। नाइट्रोजन का एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा, 2। ओजोन का एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा, 3। क्लोरीन का एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि 2 क्लोरीन है। वाटर की एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, 3। देखो, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। अमोनिया की एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, बिल्कुल 4 हो जाएगी। सल्फ्यूरिक एसिड की एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, तो 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल 7 हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड की एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, 3। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की भी कितनी हो जाएगी, 3। तो इस तरह से हम लोग समझ रहे हैं कि एटॉमिसिटी क्या होती है। तो मॉलिक्यूल और एटॉमिसिटी, तो इस तरह से इसके बाद का जो टॉपिक हमारा होगा वो इससे आगे का टॉपिक होगा। फिलहाल हम लोग यहीं तक कवर कर रहे हैं इसको।